बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां पर वो चीनी सदर और सीनियर क़यादत से मुलाकात करेंगे। तो दूसरी जानिब फ़ारूक हबीब साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करते हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर दी है। नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ को जेल जाने से कैसे बचाया जाए, उनकी कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, फ़ारूक हबीब साहब ने आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर दी है। उन्होंने कहा कि 9 मई को जो वाक़या हुआ वो लोगों की जहन साजी की गई थी। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, तो नून लीग की जो कानूनी टीम है उसने हिकमत अमली तैयार कर ली है और 48 घंटे में दरख्वास्तें दायर किए जाने के इम्कानात हो गए। देखें जी, ये तो फ़ारूक हबीब साहब के ऊपर तो क्या तबसरा किया जाए। एक कतार है, कतार दर कतार तशरीफ ला रहे हैं लोग और हंसते मुस्कुराते आ रहे हैं। अक्सरियत उनमें से बड़ी खुश है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ ऐसे हैं जो जिनके बारे में हमें भी इल्म है कि वो उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, मजबूरियां हैं। कुछ ऐसे हैं जो खरामा खरामा आ रहे हैं चलो चलते हुए। उनका ख्याल है कि उनके मुकदमात और ये और बाकी मामला था, तो मुझे नहीं। लेकिन ये कि इस मरहले पे इनका छोड़ना बनता नहीं था। मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि कम से कम वो कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख तो चेहरों पे नजर आना चाहिए था ना, तो वो नहीं है। और हमें भी पता है कि वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बहरहाल इनके अपने सियासी फैसले हैं। फारूक हबीब साहब से एक ताल्लुक रहा है और रहेगा। लेकिन ये कि बहरहाल इस मरले पे कल इनके चेयरमैन पे और साबिक वज़ीर आज़म पे फर्द जुर्म आयद हो रही है। साइफर के हवाले से जेल के अंदर ही मुकदमा चलेगा और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर और भी बहुत से लोग हैं जो वादा माफ बनने के लिए सब मामलात के कोई केसेस ना बने और ये ना बने। और इनको बहुत इनसे मोहब्बतें, बहुत शफकत बरती इन तमाम लोगों से जो साबिक वज़ीर आज़म और यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो कि किनारे पे रहे, तो वो किनारे पे जो रहे तो वो तो साथ खड़े हैं अभी भी शायद, या वो कहीं आवाज़ें निकाल कर रहे होते हैं। जो इन्होंने वो बहुत कुछ किया इस दौर में, तो वो जो है वो छोड़ के जा रहे हैं कतार दर कतार। तो इस पर कोई बात, मैं अब इस पर क्या तबसरा करूँ। दूसरी बात जो है वो ये कि ये जो यानी अब आप देखें कि 5 रोज़ रह गए और 5-6 रोज़ में नवाज शरीफ साहब की वापसी, और कल गालिबन कल या परसों उनकी दरख्वास्त दायर की जाएगी ज़मानत की, और उसके ऊपर क्या फ़ैसला आता है, वो कब लगती है, कब फ़ैसला आता है, क्या वो दोनों प्लान्स के लिए तैयार हैं। ये भी कि गालिबन वो यहाँ पर आए इस्लामाबाद तो यहाँ से बेल ले लें, और दूसरा ये है कि वो अगर गिरफ्तारी होती है तो सूरत में भी गिरफ्तारी के बाद फिर बेल अप्लाई होगी। तो उनकी कानूनी टीम मुख्तलिफ जो है वो उस पर गौर कर रही है कि वो आते हैं तो क्या ऑप्शंस जो भी हैं वो। लेकिन इस दौरान जो है वो एक आग फैल रही है और वो आग जो है वो मशरिक़ वस्ता से बाहर निकल गई है अब। अच्छा, ये मैं जब बात यहाँ पे करता हूँ ना कि तारीख का जिक्र थोड़ा सा करना, तो उसकी वजह ये होती है कि ये जो पूरा खित्ता है, इस पूरे खित्ते में तारीख अगर आपको ना पता हो तो आपको आपस के इख्तलाफात और आपस की दोस्तियाँ, और वो दोस्तियाँ फिर इख्तलाफात क्यों बने। मिसाल के तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात हमारा बरादर मुल्क ज़बरदस्त, और कतर से भी हमारे ज़बरदस्त ताल्लुकात। लेकिन क्या जब बात कि जब अंग्रेज़ आ रहा था 1966 में, तो पूरी तकरीबन बात तय हो गई थी कि कतर और बहरीन दोनों मुत्तहिदा अरब अमारात का हिस्सा होंगे। शेख ज़ैद बिन नहयान अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद, बड़े ज़बरदस्त लीडर थे। तो ये कबाइल के जो सरदार थे, मुख्तलिफ कबाइल के सरदार, उन सब से वो बात कर रहे थे। और थोड़ा सा आखिर में बस वो एक आध जजीरे के ऊपर इख्तलाफ हुआ, तो उसके नतीजे में, वरना आप तसव्वुर करें कि आज यूएई में कतर भी होता और यूएई में बहरीन भी होता, तो वो ये हुआ कि नहीं जी, वो बात तय नहीं हुई और दोनों ने जो है वो बहरीन और कतर ने फैसला किया कि हम आज़ाद रियासतों के तौर पर रहेंगे, वरना वो यूएई का हिस्सा होते। तो भाई ये आप देखें कि कितनी
तो जब वो ताल्लुकात आगे पीछे, तो कहीं वो कबाइल, वो पुरानी हिस्ट्री, वो चीज़ें जहन में रहना ज़रूरी है। अब सूरत हाल क्या है इस वक्त कि आग तो फैल रही है, और आग फैल रही है, और उसमें जो चुपके से काम हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा काम हुआ है, वो हुआ है प्रेसिडेंट दो तीन बातें। पहली बात तो ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो सऊदी अरेबिया के बाद वो इजिप्ट गए। इजिप्ट में भी बात नहीं बनी, उनके नहीं, उनके जो मुज़ाकरात थे, यानी आप तसव्वुर करें कि मिस्र जो कि शायद सबसे पुराना इत्तेहादी जमाल नासिर के बाद अमेरिका का इस खित्ते में, तो उसने भी सेक्रेटरी ब्लिंकन की बात नहीं मानी। और तमाम रोज़ ये बात होती रही कि जी वो रफ़ा की क्रॉसिंग खोल देंगे, और कुछ देर के लिए खोल दी जाएगी, और उसमें से ये होगा वो होगा। कुछ भी नहीं हुआ। वो रफ़ा की जो क्रॉसिंग में कह रहा था कि उसको खोलना आसान नहीं है, मैंने कल भी बात की। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो सुबह फिर वापस तल अवीव पहुंच गए। अच्छा, अब वो तल अवीव पहुंचे तो तल अवीव से वो यरूशलेम, लेकिन आगे वो ओमान जाके क्या करें, क्योंकि जो शाह अब्दुल्ला हैं जॉर्डन के, वो यूरोप चले गए। सही। और यूरोप में जाके उनकी बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात हुई जी। तो मतलब वो कहते हैं ना, नॉट अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, एक और वाकया ये हुआ है कि जी ये जो शहादतें हैं वो तो ख़त्म नहीं हो रही, गज़ा पे बमबारी जारी है, और लेबनान का फ्रंट जो है वो गर्म हो रहा है। 3000 के लगभग जो है शहादतें हो गई गज़ा में। और कुछ देर पहले, अच्छा ये तो मुज़ाकरात हो गए ना नाकाम, इसी दौरान जो एक शख्सियत जो चाइना पहुंची है या पहुंचने वाली या पहुंच गई है, उसने वो जो शख्सियत है उसने टेलीफोन किया कुछ देर पहले। अच्छा, वो साहब जो है उनका नाम है जनाब व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट। उन्होंने टेलीफोन पर बात की है किन किन शख्सियात से। उन्होंने एक बात की है अब से कोई यानी 2-4 घंटे के अंदर। वो किर्गिस्तान थे, ये बात हमने की थी ना कि वो CIS की मीटिंग हो रही थी वहां पर। उसके बाद वो चाइना लेवरोव पहुंच गए, लेवरोव की मीटिंग हुई है वांग ली के साथ, मशरिक वस्ता के हवाले से सारी बात हुई है। लेकिन उन्होंने वो कहते हैं एंटर प्रेसिडेंट पुतिन, मिडिल ईस्ट के अंदर प्रॉपर एंटर। प्रेसिडेंट पुतिन ने टेलीफोन पे बात की है सदर इब्राहिम रईसी से। उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की है मिस्र के जनरल रिटायर्ड सीसी से। उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की है महमूद अब्बास, फलस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट से। और उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की है इसराइल के नेतन्याहू से। सही। और ये टेलीफोन कॉल्स की हैं चाइना से। चाइना पहुंचे ना, बेल्ट एंड रोड फोरम शुरू हो रहा है कल से बैठ, जिसमें यहाँ से निगरान वज़ीर आज़म भी गए। और इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात भी, तालिबान भी हैं, तालिबान का डेलीगेशन भी, वो भी बेल्ट एंड रोड फोरम ज्वाइन कर रहा है। लेकिन ये है कि इसमें जो इंटरेस्टिंग है वो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे हुए हैं। सही। अच्छा, तो यूरोप से भी नुमाइंदगी है बेल्ट एंड रोड फोरम की। बहरहाल इस पर बाद में बात करें। यूरोप के अंदर ये फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पे भी बड़ा तनाज़ है, आपस में डिवीजन है। लेकिन इसमें ये बात आप देखें कि सेक्रेटरी ब्लिंकन का दौरा जो है वो इस कदर बुरी तरह से नाकाम हो रहा है। अच्छा, नाकाम इसलिए हो रहा है कि जंग, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। जनरल सीसी ने कहा कि वो आप तो जूश हैं और हम तो मिस्र के लोग हैं पुराने, तो हम तो यहीं पर इन इलाकों में साथ रहे, तो हमने तो कभी भी, देखिए ना मिस्र की तो तारीख है ना पूरी, सहरा सीना और ये सारा तो इस्लाम आने से। तो वो उन्होंने कहा कि हम तो साथ रहे हैं मिस्र के लोग, तो आप भी तो यहीं के हैं, मतलब यहूदी ज्यूश, तो हमारे तो आपके सामने तो कभी नहीं आपके साथ मारकुटाई की। तो अब ये कितनी अजीब सी बात है। सेक्रेटरी ब्लिंकन गए हैं कि भाई ये रास्ता खोलो, अमेरिकन पासपोर्ट जिनके पास उनको बाहर निकालो, रास्ता दो, कुछ करो, ये करो, नहीं चलो। एक इंतहाई अजीब
सा मैंने आज देखा, ये जो सिक्योरिटी अलर्ट है नंबर 10, 7वीं स्लाइड, ये बड़ी बड़ी ये अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तारीख में रह जाती हैं, मतलब इनका अपना इम्पैक्ट रह जाता है कि क्या हुआ था उस वक्त क्या हुआ था। अमेरिकन्स का इनखला हो रहा, अमेरिकन्स छोड़ रहे हैं इसराइल, यानी आप ये तसव्वुर करें कि अमेरिकन्स भी छोड़ रहे हैं और जो ज्यूज हैं वो भी छोड़ रहे हैं, जान का खतरा है, भागो। अमेरिकन्स इसराइल छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये जो 7वीं स्लाइड है सिक्योरिटी अलर्ट 10, और फिर उसके बाद जो 8वीं स्लाइड है सिक्योरिटी अलर्ट, अच्छा ये सिक्योरिटी अलर्ट जो है ना 8वीं स्लाइड अगर हम दिखाएं, रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, अच्छा ये देखें ये क्या है। पहले तो आप देखें सुबह अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स रफा क्रॉसिंग विल ओपन, इतने बजे खुली, इतने बजे बंद हो गई, अच्छा और ये सारा हुआ, अच्छा इफ यू असेस इट विल बी सेफ। ये अपने सिटीजन्स को क्या कह रहे हैं, अदर देखें, यू मे विश टू मूव क्लोजर टू रफा बॉर्डर, अगर आप समझें कि रफा खुल गया, रफा की सरहद, तो वहां चले जाएं आपकी, लेकिन खुद देखें हमारे पे ना रखें अपनी सिक्योरिटी, आप देखें इफ यू असेस, वरना होता है कि आप ना जाएं। अब ये सिक्योरिटी अलर्ट कैसा है कि इफ यू assesses it will be safe, you may wish to move closer to Rafah border crossing, there may be very little notice if the crossing opens and it may open for a limited time। ओ भाई ये इस तरह का आपने कभी सिक्योरिटी अलर्ट देखा है? आप जाएं उधर, अगर अपनी मर्जी पे जाएं, अगर खुला हो थोड़ी देर के लिए खुलेगा तो देख के वो वापस बना, वो सारा दिन खुला ही नहीं। उधर अमेरिकन सिटीजन्स, ये मैंने ऐसा सिक्योरिटी अलर्ट कभी नहीं देखा। ये होता है कि आप जाएं या ना जाएं, खतरा है आपको। दूसरा देखें आप जरा, जो 7वां है यूएस एम्बेसी इन, जो नंबर 10 है, वो देखें क्या है, सिक्योरिटी अलर्ट है। शिप सुबह चला, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। शिप वो जो कल बात की थी, पॉइंट ऑफ डिपार्चर जो है वो वहीं से हैफा से हुआ। अच्छा, ट्रेवल विद इन इसराइल इज कंडक्टेड एट योर ओन रिस्क and plans may change depending on the security situation. The US government is unable to guarantee you safety. यानी ये अपने सिटीजन्स को क्या बता रहे हैं अमेरिकन? द पैसेज टू लिमिसोल पोर्ट, ये लिमिसोल पोर्ट किधर है? कब्रस में। एक्सपेक्टेड टू टेक अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 घंटे समंदर में रहना है आपको, कश्तियों पे। जरा देखें, फूड एंड वाईफाई आपको मिलेगा, यूएस कॉन्सुलेट स्टाफ होगा शिप के ऊपर भी और साइप्रस में भी, वो आपको इंफॉर्मेशन देगा कि आगे कौन से जहाज में जाना है। लेकिन हाउएवर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अकोमोडेशन एंड बुकिंग ऑनवर्ड फ्लाइट्स, आगे का जहाज और होटलों का पैसा खुद देना। यानी अपने शहरियों को निकाल रहे हैं भाई आप, अगर वहां से अपने सफारतकारों को, तो उनको टिकट तो दे दें, बिल्कुल, उनको खाने का पैसे तो अजीब अजीब। ये मैंने ऐसा ट्रैवल और सिक्योरिटी अलर्ट्स आज तक नहीं देखे, इतने पैनिक मोड नहीं होता। मतलब ये जो अफगानिस्तान से इनखला हुआ था तभी ऐसे नहीं हुआ था जिस तरह ये अलर्ट हो रहा है कि भागो भागो, निकलो, छोड़ो। तो भाई आप फिर वो उधर से वो इसराइल के लोग भी भाग रहे हैं, फलस्तीनी कह रहे हैं हम अपनी जगह रहेंगे या हमें रफा खोल के दिया जाए, तो फिर फलस्तीनी रह गए ना वहां, बिल्कुल ऐसे ही है। सब निकल गए तो फिर फलस्तीनी रह गए, फलस्तीनियों को दे दें उनकी जगह, मतलब किस्सा खत्म, सब भाग गए बाहर छोड़ के मुल्क। अच्छा, अब जनाब क्या हुआ है, तो ये एक अजीब गरीब सी बात है। तो वो वहां से, अच्छा लोग कितने हैं ये हमें बता रहे हैं जनाब, 9th स्लाइड, ये साइप्रस वाले में बता रहे हैं, साइप्रस पहुंचे हैं ना, जी, बिल्कुल। तो यहां से लोग कितने गए जहाज में बैठ के, ये कश्तियों में बैठ के, यानी यहाँ कश्तियों में बैठ के भी 12 घंटे बाद, वो सुबह चले हैं ना, जी जी 9 बजे, तो 12 घंटे बाद वहां पहुंचेंगे। तो साइप्रस वाले बता रहे हैं कि जी ये कितने लोग आ रहे हैं वहां पे। 9th स्लाइड अगर दिखाएं तो वो कह रहे हैं कि 2000 यूएस सिटीजन आ रहे हैं हैफा से, लिमिसोल पोर्ट पे अपडेट किया उन्होंने। अच्छा जी, 2000 अमेरिकन सिटीजन, ये वो हैं जो इसराइल में थे, जो गजा में अभी नहीं है। अच्छा, गजा में जो है वो तो 600 500 600 वहां फंसे हुए, वो ये अलग मसला है। तो पैनिक। ये 22nd स्लाइड है गवर्नमेंट ऑफ यूके, जहां से पता चल रहा है कि किंग अब्दुल्ला जो है वो 15 तारीख को, कल उनकी मुलाकात हुई है। 22वीं स्लाइड अगर हम दिखाएं ना, गवर्नमेंट ऑफ यूके, ठीक है, किंग अब्दुल्ला जो है वो बरतानिया में है और उनकी प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक से मीटिंग हुई है। अच्छा 12, तो ये तो बात नहीं बनी आगे। अब जनाब इसी दौरान नेतन्याहू साहब ने प्रेसिडेंट बाइडेन को दावत दे दी कि आप तशरीफ लाएं। प्रेसिडेंट बाइडेन को कहा है कि आप जंग छिड़ी हुई है तो आप जरा खुद आ जाएं, वरना। अच्छा, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी पहली दफा ये बात की है कि भाई ये गजा में ना जाएं,
ये मामला मुज़ाकरात से हल करें। सेक्रेटरी ब्लिंकन मुज़ाकरात से पूरी कोशिश है अमेरिकन की कि किसी तरह जंग आगे ना फैले, लेकिन ये कि वो जो मैसेज गया ईरान का और सऊदी अरेबिया का और इजिप्ट का और जॉर्डन के किंग ही चले गए छोड़ के कि यहाँ कोई ना रहे, तो जो ठीक है उनकी गार्ड्स फौजें वौजें अलर्ट खड़ी हैं। तो मसला ये है कि अब वो जनरल सीसी ने भी ना, तो यूएई भी, कतर भी, सब, कतर में हमास का ऑफिस खुला हुआ है सारे। अब जनाब का क्या, ऊपर से वो टेलीफोन कर दिया प्यूटिन, प्रेसिडेंट प्यूटिन डायरेक्ट फोन कर रहे हैं चाइना में बैठ के। इब्राहिम रईसी को भी, जनरल सीसी को भी, मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया भी उनकी शाम तक खबर आ जाएगी, कॉल पे बात हुई उनकी, यूएई भी, वो डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। और नेतन्याहू को भी फोन किया ना उन्होंने, तो नेतन्याहू से क्या क्या होगा कि गजा के ऊपर हमला कर दो। अब ये रुकी हुई है ना, अब फंस गए हैं वो नेतन्याहू के, इधर करें उधर करें। अमेरिकन भी कह रहे हैं कि हमला नहीं करना, और हमला मत करोगे तो हालात बिगड़ जाएंगे, हमारे हाथ से बेकाबू हो जाएंगे सारे। अब यहां पर जो मैं आपसे कहता हूं ना कि ये हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, हिस्ट्री जैसे मैंने आपको कहा, यूएई कतर को हमेशा ध्यान में रखें कि कतर यूएई के साथ जा रहा था। अगर थोड़ा सा मामला ना होता तो 71 में, और बहरीन भी जा रहा था, तो ये इसमें 7 नहीं बल्कि 9 रियासतें होती। अच्छा, ईरान जो है, ईरान, हमें ये 79 के बाद का तो पता है इनकलाब ईरान का, और ये इसको कोई बताने की जरूरत नहीं, सबकी आयतुल्लाह ख़ुमैनी का आना और इनकलाब और उसके बाद सारा। लेकिन ईरान जो है ये फारस, इसका नाम ईरान दोबारा इन्होंने रख दिया था कि जब रजा शाह आए थे ना, मोहम्मद रजा शाह, ये मोहम्मद रजा शाह जो कि बड़े यानी पहलवी खानदान के पहले रजा शाह थे। ये रजा शाह पहलवी जो कि शायरान जिनको के तौर पे हम जानते हैं, इनके जो वालिद थे, जिन्होंने पहलवी खानदान की बुनियाद रखी थी, तो उन्होंने नाम ईरान रख दिया था। पहले ये नाम उसी तरह से कई सदियों तक ये फारस पर्शिया, तो ईरान वो आर्यंस की लैंड, वो पुराना एक नाम बहाल कर दिया था। अच्छा, अब ये कि ये, लेकिन ईरान जो है वो उसकी एक अपनी पुरानी तहजीबों में से है। हम कहते हैं ना, वो बख्त नसर बादशाह फारस से आया था तो हैकल सुलेमानी को गिरा दिया था। तो पुरानी सल्तनतें, अगर मिस्र के दौर से, चाइना, रोमन एम्पायर, उससे भी तो ईरान एक पुरानी सल्तनत है, पुरानी एक तारीख रखती, ठीक है। उसका साइज छोटा बड़ा होता रहा, लेकिन वो बतौर एक पर्शिया या ईरान या पर्शिया या ईरान जो भी कहें उसको, वो अपनी जगह एक इसी नाम से इसी जगह मौजूद रहा है, ईरान या पर्शिया। सही। जब यहां पे इस्लाम आया जी, तो सासानी सल्तनत थी उससे पहले, तो सासानी जो थे उनकी लड़ाई हो रही थी, ऊपर सासानी थे और उनकी लड़ाई हो रही थी बाजंतीनियों की। तो बाजंतीनी कौन थे? रोमन्स। रोमन टूट गए थे 2 हिस्सों में, जो ईस्ट रोमन वाले बैजेंटाइन एम्पायर बन गई थी। तो जो है वो ये ऑर्थोडॉक्स और हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कैथोलिक्स, तो ये आपस में उनकी लड़ाई हो रही थी। तो ये भी कूदे हुए थे बीच में और अंदर इनके प्रॉब्लम चल रहे थे। तो इसी दौरान जो है वो फिर यहाँ पर हजरत खलीफा दूम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला उनके दौर में 2 बड़े नाम, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला और फिर हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला, जंग क़ादसिया, उन्होंने ईरान फतह किया। और ईरान फतह किया और ये इस तरह से हुआ कि ईरान और यानी ये ईरान और रोमन तकरीबन आसपास ही फतह हुए, यानी वो मुसलमान उधर भी जा रहे हैं तो इधर भी 2, हाँ मतलब 2 सल्तनतें एक साथ आगे पीछे। तो अब लेकिन ईरान के साथ एक मामला अजब हुआ, जो कि और जगहों पे जहां मुसलमान गए वहां पर वो नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि मुसलमान जहां गए यानी अरब थे, तो अरब वहां पर जैसे मिस्र में गए तो मिस्र की जो ज़बान थी पुरानी, जो कॉप्टिक लैंग्वेज थी मिस्र में बोली जाती थी या ग्रीक बोली जाती थी, जिसको कप्ती भी कहते हैं, कॉप्टिक। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वो तहजीब जो अभी भी बोली जाती है सिकंदरिया वगैरह के कुछ इलाकों में आसपास इधर उधर कॉप्टिक, लेकिन ये हुआ कि वो मुल्क अरब बन गए, मतलब अरब तहजीब वहां आ गई, अरब रंग में वो मुल्क ढल गए। उसी तरह से क्योंकि अरब फातहीन आए, तो अरब फातहीन के आने के बाद वो अरब
तहजीब, अरब कल्चर सर। ईरान के साथ मामला अजीब हुआ कि ईरान जो अरब आए तो यहां से वो ईरान का असर अपने ऊपर लेके वापस गए, यानी वापस जाने के बाद जो है वो बजाय इसके कि ईरान में अरब असरात होते, वो अरब दुनिया में ईरान के असरात हुए, तो वहां जाके फिर वो उसी तरह की इमारतें बनना शुरू हो गई बगदाद में, ठीक है। और ये जो ईरान के नाम थे पुराने, जो शहरियार और खुसरू और ये सारे नाम, और ईरान ने अपनी वो एक तो जरतश मजहब ज़ाहिर ख़त्म हुआ, वो थोड़ा बहुत रह गया लेकिन वो ख़त्म हुआ साथ ही, लेकिन ये कि वो नौरोज़ और बाकी वो भी चलते रहे, वो तहजीब उनकी बरकरार रही और उनके जो असरात थे वो इस्लामी दुनिया पे पर्शियन एम्पायर के हुए। अरब कम हुए ईरान पे, जो ईरान के असरात थे वो ज़्यादा हुए। और जब मुसलमान यहाँ पे आ गए तो जाहिर है कि फिर ये हुआ कि ये सुन्नी मुसलमान, अरब सुन्नी मुसलमान है, हो गया। लेकिन फिर ये अच्छा, फिर ये हम देखें ना तो ये पूरी, ये अगर हम एक स्लाइड ये वाली दिखाएं तो ये मतलब हमें पुरानी पार्थियन, सासानी, समीद और ये एम्पायर्स हैं पुरानी चलती आ रही हैं, ठीक, चलती आ रही। ये जो सफ़ी दौर है ना, अच्छा सफ़ी दौर से पहले था तैमूर लंग, जो तैमूर जो मंगोल, सही, तो उनका दौर था और वो बहुत बड़ी, अगर हम देखें ना तैमूर दौर की अगर हम एम्पायर देखें तो वो तैमूर दौर की जो एम्पायर है वो तो बहुत बड़ी है, अगर उसका नक्शा हमारे पास हो तो वो तो इतनी जी वो इतनी बड़ी है कि वो तो फैल गई थी ना यहाँ तक, क्योंकि बाबर ये तुर्क मंगोल, तो ये बाबर और ये मुगल सल्तनत और ये सारा भी उसी का, इंडिया में सारा, और ये तो ये जो है ये जनाब तैमूर एम्पायर थी। तैमूर एम्पायर कितनी बड़ी है, आप तैमूर एम्पायर का साइज देखें, वो उसी मैप पे चले जाएं प्लीज, मैप चेंज ना करें, आप तैमूर एम्पायर का साइज देखिए, ठीक है, तैमूर एम्पायर का आप साइज देखें कितना बड़ा, कितनी बड़ी है तैमूर सल्तनत, और कितने बड़े वो लाहौर दिल्ली से आप शुरू कर रहे हैं, वो कहाँ तक जा रहे हैं। और फिर जब तैमूर सल्तनत के बाद सफ़ी ख़ानदान आया, सफ़ी एम्पायर आई, सही, ठीक है, और सफ़ी एम्पायर के जो पहले जो बादशाह थे शाह इस्माइल, उनके दौर में फिर जो है वो अगर हम ये दोदमान सफ़ी देखें तो ये भी मुल्क वसी, ये पूरी सफ़ी एम्पायर है और बहुत बड़ी सफ़ी एम्पायर है। तो ये जो सफ़ी एम्पायर है ये इस दौर में फिर जो इनके बादशाह थे उन्होंने शिया मसलक की तरफ हो गए। सही, इससे पहले ईरान जो है वो सुन्नी था। तो ये यानी बात है, आप समझें कि ये बात है 1501 और 1736 के दरमियान सफ़ी एम्पायरी, तो 1501 में सब आप समझें कि शिया मसलक जो है यहाँ पे ईरान में आया, उससे पहले सुन्नी था। अच्छा, सफ़ी आए, फिर उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद कजर डायनेस्टी आई, वो काफ़ी लंबी चली और वो 1785 से लेके 1925 तक रही और 1925 में फिर वो कजर डायनेस्टी उस वक्त ख़त्म हुई। पहली जंग अजीम में तो वो कजर बिल्कुल अलग रहे, उन्होंने कहा कि इसमें हटो बचो, दाखिल मत हो, ये फड्डा हो रहा है, ये जर्मन और ये उधर पहली जंग अजीम पे वो अलग रहे बिल्कुल। लेकिन दूसरी जंग अजीम में जो है वो उससे पहले कजर डायनेस्टी ख़त्म हो चुकी थी यहाँ पे, और यहाँ पे रज़ा शाह आ गए थे। रज़ा शाह जो कि पहलवी ख़ानदान के पहले बादशाह थे। सही, पहलवी ख़ानदान के दो ही बादशाह हैं, एक बाप और एक बेटा, ठीक है, एक रज़ा शाह पहलवी और एक रज़ा शाह जो के, तो रज़ा शाह आ गए। तो रज़ा शाह जो हैं वो उन्होंने बड़ा यानी एक तरह से वो अच्छे रहे, ब्रिटिश और जो एंग्लो ईरानियन, जो एंग्लो रशियन, एंग्लो ईरानियन कंपनीज, उन्होंने ऑयल वगैरह आ गया तो, और वो बड़े मुतासिर थे। कमाल अतातुर्क ये साथ साथ आ रहे हैं ना, ये साथ, उधर तुर्की में सल्तनत ख़त्म हो गई, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये ईरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग, तो ये बड़े साथ रहे, इनके मामला ठीक चलते हैं। लेकिन उसके बाद जब दूसरी जंग अजीम हुई तो दूसरी जंग अजीम के अंदर जो
बरतानिया था, बरतानिया और अमेरिका और सोवियत यूनियन एक साथ थे ना, सही जी, जो लाइट फोर्सेस थे, इन्होंने कहा कि जी आप अपने मुल्क से जर्मन्स को निकाल दें। अच्छा, ये अब रजा शाह ने कहा कि जर्मन्स को मैं क्यों निकाल दूं? उन्होंने कहा जर्मन्स को इसलिए निकाल दें क्योंकि हमें शक है इस बात का कि जो आपके मुल्क का तेल है वो सोवियत यूनियन के बजाय जर्मन्स को जा रहा है, और हिटलर की फौज जो लड़ रही है तो वो उस तेल की बुनियाद पर लड़ रही है। तो ये आप जर्मन्स को यहां से निकालें मुकम्मल तौर पे। बादशाह ने कहा मेरे लिए तो ये मुश्किल है। बादशाह ने अपने वजीर आजम से बात की, अली मंसूर ब्रिटिश के साथ मिल गए, उसके बाद उन्होंने अली मंसूर को हटाया, मोहम्मद फरूगी को लगाया, वो मोहम्मद फरूगी भी उनके साथ मिल गए, और आखिर में ये हुआ कि इन्होंने बादशाह को अपने ओहदे से हटा दिया। और हटाने के बाद कमाल ये देखें कि शर्त ये रखी बादशाह से कि एक तो ये कि उसको मॉरिशस में और फिर जनूबी अफ्रीका में जलावतन कर दिया, और शर्त ये रखी कि आपके जो साहबजादे हैं वो आपकी जगह बादशाह होंगे। तो रजा शाह पहलवी, जिनको शाह ईरान कहते हैं, शाह ईरान बादशाह बन गए। उनके वालिद को पकड़ के उन्होंने मॉरिशस और फिर जनूबी अफ्रीका, और जलावतनी में उनका इंतकाल हो गया। सही। ईरान, उनका इंतकाल जलावतनी में हो गया रजा शाह का, और उनकी नमाज जनाजा काहिरा की उसी मस्जिद में अदा हुई जहां कई दहाइयों के बाद उनके बेटे थे। तो जिस मस्जिद में उनकी तदफीन हुई, उनके बाप की भी नमाज जनाजा उसी मस्जिद में पढ़ी गई, काहिरा की उसी मस्जिद में। सही। और बेटे ने अपनी बाप की जो मैयत थी उस 5 साल बाद ईरान वापस आने की इजाजत मिली। उनको कहते नाराज ना हो जाए कहीं अमेरिकन या ब्रिटिश, बाकी नाराज ना हो जाए कि मैंने अपनी बाप की मैयत को बुलवाया। तो दोनों का इंतकाल जला। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप देखते हैं और आप कहते हैं कि क्या हुआ। ये इनकलाब ईरान से पहले का किस्सा है। सही। यहां जनाब तेहरान में ये बैठे आके, चर्चिल साहब भी तशरीफ ले आए और स्टालिन भी आ गए, और इन्होंने आके जनाब यहाँ पे ये उस जमाने के फिर पेपर देखे, पेपर से बड़ा मजा आता है देख के। इन्होंने जनाब यहाँ पे आके, ये अगर हम बॉस्टन हेरल्ड देख लें पहले, या ईरान के साथ क्या उन्होंने देखे, हमला कर दिया था ना, ईरान कब्जा कर लिया था कि हम छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने, बादशाह ने फौरी तौर पे बिग 3 एग्री ऑन फाइनल जॉइंट ब्लोज, ब्लैक सी टॉक्स टर्न टू सिक्योर पीस, ठीक है, नाजीज क्राई फाइट फॉर सिटी, उन पे इल्जाम लगा दिए ना ईरान में। ये तीनों आके ईरान में बैठ गए, और ये आप देखें रशियंस बॉम्ब नाजीज इन ईरान। इन्होंने कहा कि जर्मन्स को निकालो, वरना जर्मन्स जो हैं वो उनको ऑयल तुम दे रहे हो यहाँ से, ठीक है, ऑयल दे रहे हो, ये नहीं दे रहे थे ऑयल, बादशाह ऑयल नहीं दे रहे। इन्होंने कहा नहीं तुम दे रहे हो, ऑयल दे रहे हो, और वरना क्योंकि इनको अपना कॉरिडोर चाहिए था, ईरान को ऑयल सोवियत यूनियन को चाहिए था जंग लड़ने के लिए। तो इन्होंने कहा कि ये इसी बहाने आके बैठो और फिर एक कॉरिडोर यहाँ से बनाओ। तो रशियंस बॉम्ब नाजीज इन ईरान। अच्छा जी, ईरान पे बॉम्बिंग की, बादशाह को हटा दिया, दूसरे बादशाह। फिर उसके बाद ये देखें कि ये जो है ना, आवर ट्रूप्स फाइट वे इनटू ईरान, ये डेरी हेरल्ड, ठीक है, सोवियत बैक डोर ओपन्स, और ये बादशाह को बात हटाने, ये बादशाह की तस्वीर, ये जो तस्वीर लगी हुई है, ये आवर ट्रूप्स फाइट वे इनटू ईरान, ये नीचे रजा शाह की तस्वीर है, ठीक है, वाई ब्रिटेन एक्टेड, ठीक है ना, जर्मनी कैन नॉट हेल्प, ये काम क्यों करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा, वो बयान हो रहा है अखबारों में उस जमाने की। और फिर उसके बाद ये आप देखें कि न्यू ईरान रिजीम एंड्स रेजिस्टेंस, बेटे को लेकर आ गए। तो ब्रिटिश एंड रशियन फोर्सेस कंटिन्यू एडवांस, ऑफर्स बाय तेहरान अवेटेड, और तीनों ने फिर मिलके यहाँ पर तेहरान कॉन्फ्रेंस की, और तेहरान कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है, ये देखें जरा, ब्रिटिश एंड सोवियत ट्रूप्स march into Iran, waving foiling German coup, Iranian forces go back 12 miles, ठीक है ना। और ये आप देखें कि इन्होंने उसके बाद ये सारा जो है बिग 3 डूम नाजीज़म एंड मिलिट्रिज्म एग्री ऑन फ्रीड लैंड्स एंड, यहाँ बैठ के तय किया कि ईरान की सरहदें हुआ। अब वो ईरान जो है, खैर ये आ गए, सोवियत यूनियन कुछ अर्से हो रहा, उन्होंने कहा फौजें अजरबैजान और ये उधर एक कुर्दिस्तान हो रहा है, वो भी निकल गया। अब तारीख ऐसे पलटती है कि वो जो ईरान है वो है
प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जिन्होंने अटैक किया था। यानी आप देखें सिचुएशन, मैंने आपसे कहा ना कि 1918 या तारीख कैसे बदल रही है कि पुतिन रईसी से बात कर रहे हैं, पुतिन जो है वो सीसी से बात कर रहे हैं। सीसी से तो चलें समझ भी आती है क्योंकि जमाल अब्दुल नासिर तो करीब रहे एक दौर में, सर दौर जंग में, ये तो अमेरिका के साथ था ना ईरान। सही हो गया। और ये अमेरिकन डिप्लोमेसी का नाकाम होना, अब किस तरफ जा रहा है मामला? नेतन्याहू क्या करेंगे अटैक इस टेलीफोन के बाद जो उनसे बात की है प्रेसिडेंट पुतिन ने? और बाइडेन क्या आएंगे? इतनी बड़ी गलती बाइडेन करेंगे? प्रेसिडेंट बाइडेन के इस वक्त वो इसराइल आ जाएंगे जहां पर हमले हो रहे हैं, उनके लोग छोड़ रहे हैं, अभी वहां असेंबली का इजलास हो रहा था, उस पर रॉकेट बरसा दी हिजबुल्लाह। इतने सिक्योरिटी क्राइसिस में, वॉर जोन में क्या वो आएंगे? तो ये, और क्या मैसेज आएगा? तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें बेल्ट एंड रोड फोरम का इसका आगाज हो गया वहां पे, और ये जंग सफारती हल भी नहीं है इसका और जंगी हल भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, फिर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, 5 दिन रह गए हैं और उनकी कानूनी टीम की तरफ से हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। अब देखें कल वो अप्लाई करते हैं बेल का या वो परसों करते हैं, लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में ना ए और बी प्लान दोनों तैयार हैं कि वो आते ही गिरफ्तारी पहले होती है या पहले बेल होती है और जलसा होता है, क्या होता है। आने वाले दिनों हालात बड़े अजब से हो रहे हैं खित्ते के। अच्छा, ये मैं आपसे सिर्फ ये बताऊं कि ये अगर नक्शा हम देखें ना 1300 से लेके 1700 तक, वो जो मैंने कल बात की थी ना कि पैन अरबिज़म, अरब दुनिया में ये जो रशीद रदा और हसन अल बना और अबू अब्दू और ये सारा जो शुरू हुआ सिलसिला, वो 1300 से लेकर 1700 तक 3 बड़ी सल्तनतें हैं। 3 बड़ी सल्तनतें आपको एक साथ नजर आ रही हैं अगर इस नक्शे को हम देखें दोबारा अगर गौर से। एक है मुगल, ये जो पूरी बरे सगीर में है। एक है सफ़वी जो कि ईरान या फारिस में है। सही। और एक है सल्तनत उस्मानिया। सही। अब इसमें तीनों बड़ी सल्तनतें हैं और इसमें अरब कहीं नहीं है। मराकश और इंडोनेशिया, इधर तो छोटी छोटी सल्तनतें, 3 सल्तनतें, 4 सल्तनत। मुझे बताएं कि अब अगर सल्तनत उस्मानिया है और सफ़वी सल्तनत है और मुग़ल सल्तनत है, और तो इसमें अरब जो हैं फिर उनके अंदर ये एहसास पैदा होना शुरू हुआ ना कि हमारे इलाकों के ऊपर भी ये सल्तनत उस्मानिया, तो यहाँ से ये पैन अरबिज़म स्टार्ट होता है। ठीक है, ये उसका नतीजा था जो फिर ये तहरीकों ने जन्म लिया। सही। अच्छा, अब तो इसलिए मैंने जो पहले बात की थी ना कि ये जहन में रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अरब कौम परस्त तहरीकें कैसे बनी, तो जमाल अब्दुल नासिर कैसे सामने आए, तो हसन अल बना क्यों निकले, मतलब इस तरह से फिर ये शख्सियात सामने आना शुरू, और सल्तनत उस्मानी के खिलाफ रिवॉल्ट्स क्यों हुए, तो मतलब मोहम्मद अली पाशा को क्यों मिस्र ने कबूल कर लिया कि इन्होंने कहा कि ये तो जदीद मिस्र में है, यहाँ पर है, इसने बगावत भी कर दी है सल्तनत उस्मानिया से, जो तो मतलब ये इस तरह से तारीख चलती है। अब ये सूरत हाल है इस वक्त कि नेतन्याहू को भी फ़ोन किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने, सदर इब्राहिम रईसी को, जनरल सीसी को और महमूद अब्बास को। जॉर्डन के किंग तो चले गए, उन्होंने इसने कहा ये मैं अब इसमें मज़ीद जो है ना, जॉर्डन ने सफ़र बढ़ा किया। जब जॉर्डन मुआहदे मामला, फिर वो जाहिर है कि हाशमी ख़ानदान ही ज़िम्मेदार है, उसी के पास ज़िम्मा है मस्जिद अक्सा को, वही देखता है। सही। तो वहाँ पे जो मस्जिद अक्सा में जो जुम्मे के रोज़ और बाकी मुजाहरे और ये सारा, उन्होंने कहा भाई ये अब फ़ौजें खड़ी हैं जॉर्डन की, बाकी सारी अब देखना है जो देखें। इसका सफारती हल अब कैसे होगा? अमेरिकन की बात नहीं मानी जनरल सीसी ने और वो बॉर्डर नहीं खोला। बॉर्डर वो ना खोलने की वजह, ये एक तो वजह ये है कि वो अफगान और वो फ़लस्तीनी को नहीं लेना चाह रहे, दूसरी वजह ये कि वो उस तरफ जाते हैं फिर बॉम्बिंग शुरू हो जाती है इसराइल की, और ये उन्होंने नहीं किया। मतलब मैंने पहले भी कहा था ना कि ये सर्वाइवल का, ये नहीं अगर करते तो ये कि इतना बड़ा आपके आयरन डोम, और ये वहाँ पे वो चक शुमर पहुँचे हुए थे, तो वो जनाब सेनेटर्स घूम रहे हैं, तो अटैक हो गया, तो जनाब वो अमेरिकन कश्तियों में बैठ के जा रहे हैं, मतलब ये कोई इस तरह से बात चलती नहीं है। और फिर अगर आप देखें तो ये जो है ये
वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो 27वीं स्लाइड वो ये कह रहा है कि जी हाउ द इसराइल हमास वॉर इज टिल्टिंग द ग्लोबल पावर बैलेंस इन फेवर ऑफ रशिया एंड चाइना। ये अखबार रह जाते हैं, जैसे हम कोट कर रहे हैं ना 100 साल पहले के अखबार, तो ये अखबारात जो हैं इनकी क्लिपिंग्स ये उस वक्त की रह जाती हैं अपनी जगह, ठीक है। और फॉरेन अफेयर्स कह रहा है कि व्हाट फ्रेंड्स ओ फ्रेंड्स, जो कौन से दोस्त थे जो इस वक्त हमारे साथ ही नहीं रहे। और ये वॉशिंगटन पोस्ट ही कह रहा है कि ब्लिंकन मीट्स, तीसरी स्लाइड, ब्लिंकन मीट्स रेजिस्टेंस इन कोर्टशिप ऑफ इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया। दोनों जगह से वहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिली, वहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिली, सेक्रेटरी ब्लिंकन को कायल करने में नाकाम हो गए, ठीक है। इजिप्ट टुडे ने क्या कहा है, इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, सेकंड स्लाइड, ओनली सॉल्यूशन टू पैलेस्टीन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट इज टू स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, और तो बात ये सारी 199 फाइनेंशियल टाइम्स कह रहे हैं इसके 199 इसराइली होस्टेजेस हैं। 5वीं स्लाइड, पहले हमारी इतला ये थी कि 130 हैं, 199 हैं इस वक्त। इसमें वो 500 या 600 अलग हैं जो कि अमेरिकन सिटीजन। तो बात ये है कि ये पानी भी उधर नहीं है, उधर बिजली भी बंद हो रही है, ये फाइट, अब इसको दिन भी बहुत 7 तारीख थी, कल 17-10 दिन गुजर गए, नेतन्याहू गवर्नमेंट पे प्रेशर है, आपने कौमी हुकूमत भी बना ली, वॉर, आगे क्या करना है। अच्छा, प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो कह रहे हैं कि आप इसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। वहाँ पे एक ये किस कदर अफसोसनाक खबर है, एक 6 साल के बच्चे को 26 दफ़ा चाकू मारे हैं, उसको 26 दफ़ा उसको चाकू मारे हैं। और प्रेसिडेंट बाइडन ने भी उसको भी और उसकी वालदा को भी, ये हेट क्राइम जो हुआ है, और उस हेट क्राइम में उसको 26 दफ़ा चाकू मार के उसको, ये पागल आदमी ने जो उनका लैंडलॉर्ड था, ये 71 साल का आदमी है, इसको चार्ज किया है। ये इसके घर पे वो 6 साल का बच्चा 26 दफ़ा उसको चाकू मारे हैं और 12 दफ़ा उसकी वालदा को मारे हैं। इसके ऊपर केस का प्रेसिडेंट बाइडन, ये अमेरिका में हुआ है वाक़या, और इसलिए कि ये जंग के असरात आप देखें कि कैसे दुनिया, उसने कहा ये बच्चा फ़लस्तीनी है, मेरे जो किराएदार फ़लस्तीनी, तो मालिक मकान ने आके बच्चे को 26 दफ़ा चाकू मार के उसको जान से मार दिया। तो बात ये है कि इसको ये बहुत ज़्यादा मसला हो गया। बच्चे औरतें सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे लिबनान का फ्रंट खुल गया है। वो मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये जो बात उन्होंने की ना कि हमारी उंगलियां ट्रिगर्स पे हैं, तो ट्रिगर्स सिर्फ वो ट्रिगर्स नहीं है, वो ट्रिगर्स जो हैं वो भी हैं जो कि ब्लो करते हैं अपने आप, तो वो ट्रिगर्स पे हैं। और हम तैयार बैठे हैं, और हिजबुल्लाह जो है वो हमास से बहुत ज़्यादा। अब इसको कैसे, इसको ख़त्म कैसे करना है इस इशू को, ये एक सवाल है। इसमें मुआहिदा कैसे होगा, यूरोप का कोई मुल्क आएगा बीच में, यूक्रेन की जंगबंदी हो नहीं सकी, चाइना दरमियान में आके 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर चुका है, चाइना की बिहाफ पे ही तो। अच्छा, एक शख्सियत रह गई, उनसे भी प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की है, बशारुल असद से, बशारुल असद से भी बात की है, और लेबनान की लीडरशिप से भी बात की, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की है प्रेसिडेंट पुतिन ने। तो प्रेसिडेंट पुतिन चाइना में हैं, और अब इसके बाद ये बेल्ट एंड रोड फोरम शुरू होगा। इसी दौरान ये क्या नेतन्याहू जो हैं वो इस वक्त, जबकि सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, मैसेज क्या जाएगा दुनिया को, सेक्रेटरी ब्लिंकन थे तो ये जंग छिड़ गई, तो नहीं, ये तो मैसेज, वो तो सफारतकार हैं, तो अब वो भी आगे नहीं बढ़ रहे, रॉकेट उधर फायर हो रहे हैं, वो जवाब में रॉकेट इधर फेंक रहे हैं, इधर से अमेरिकन निकल रहे हैं, उधर से प्रेसिडेंट बाइडन को नेतन्याहू कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क का दौरा करें, वो कोलोराडो का दौरा इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन को नहीं आना चाहिए। तो वो एक अजीब सा क्यास है। तो मेरा ख्याल है कि ये अगले 24-48 घंटों में देखें, ये मुझे था कि ये इजिप्ट नहीं मानेगा इस पर, और वही हुआ कि इजिप्ट ने सेक्रेटरी ब्लिंकन की बात नहीं मानी। जब तक हिस्ट्री नहीं समझ में, हिस्ट्री को नहीं समझेंगे तो ये बात नहीं समझ में आएगी कि उन्होंने बॉर्डर क्यों नहीं खोला, रफा की क्रॉसिंग क्यों नहीं इजिप्ट खोला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।